गाजा में युद्ध अपने पूरे शबाब पे है, जंग अपने पूरे शबाब पे है। 60,000 इजरायली सैनिकों से करीब 20 से 25,000 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स सीधे मुकाबला कर रहे हैं। पर सबसे पहले आज की जो 10 या 9 बड़ी हेडलाइंस देखिए। हमास ने अल तुफा में एक बड़ी जीत हासिल की जो कि ईस्ट ऑफ गाजा में है। 11 लोकेशंस नॉर्थ और साउथ गाजा में हैं जहां युद्ध चल रहा है। हमास ने जो कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने स्टेटमेंट इशू किया इजराइल के खिलाफ, कल जिसके बारे में हमने बताया था, उसको वेलकम किया है। यमन ने हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है उस पर ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट का ब्लॉकेड, अब हाइफा पोर्ट का ब्लॉकेड। नंबर 5, खमैनी साहब ने यह कह दिया है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट जो अपने वेपन्स का है उसको हम डाउनग्रेड नहीं करेंगे, जो अमेरिका चाहता था। नंबर 6, वेस्टर्न मीडिया पागल हो गया है। ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत क्या हो गई, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ट्रंप जो है वो पुतिन की गोद में जाके बैठ गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी विस्तार में बताएंगे। नंबर 7, चाइना और ताइवान, जो आप जानते हैं ताइवान वेस्ट के साथ है, चाइना रशिया के साथ है, ईरान के साथ है। तो चाइना और ताइवान में मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक ही समय होने जा रही हैं, 21-22 मई से लेकर 25-26 मई तक, और इसको एक बड़ा फ्लैश पॉइंट एशिया पैसिफिक रीजन में माना जा रहा है। सीरिया में एचटीएस से आईसिस में डिफेक्शन हुए, और लेबनान में हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत बेरूत में हुई। तो आइए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पूरी बात आई कि हमास ने जो अल तुफा पे एक बड़ी घटना कर दी। अब अल तुफा क्या है? अल तुफा एक एक्सेस है। इसी तरीके से कई एक्सेस जो हैं अलग अलग लड़ाई हो रहे हैं, जहां पर जंग हो रही है। अब अल तुफा में की खासियत यह है कि वो एक स्टारवेशन पॉइंट था, यानी इजराइल ने उसको ऐसा स्टारवेशन पॉइंट बनाया था जहां पर जानबूझ के गाजा के लोगों को स्टार्व किया जाए, फिर उन्हें मारा जाए। और इस तरीके से हम जो ये पहली खबर है इसको जब एलैबोरेट कर रहे हैं तो ये भी बताएंगे कि कैसे गाजा ने स्टारवेशन एज अ वेपन जो इजराइल ने इस्तेमाल किया, उसको गाजा ने किस तरीके से, किन माध्यमों से उसको डिफीट किया। अब अल तुफा में देखिए क्या है कि अल तुफा में इजराइल ने यह कोशिश की कि वहां के कुछ लोकल क्लैंस को अपने साथ कर लें फिलिस्तीनी, वो भी नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को वहां भेजा, वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां चारों तरफ से घेर के वहां पर बहुत सारी ये कोशिश की कि एकदम 1%, यानी जो हमास भी जो अनाज पहुंचा रहा है, और इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इतने दिनों से जो 2 महीने से ऊपर हो गया, मार्च 18 के बाद से जो कंप्लीट ब्लॉकेड जो इजराइल कर रहा है, जिसने जो गाजा की है, उसमें हमास ने अपनी तरह से अनाज पहुंचाया। तो इजराइल ने कोशिश की थी वो भी काट दे तूफान अल तूफान, लेकिन ये सारी चीजें बेकार हो गई। और आज जब अल तुफा में जो 60,000 इजरायली सोल्जर्स पूरे गाजा को इन्वेट कर रहे हैं चारों तरफ से, अल तुफा में जब वो पहुंचे तो सबसे पहले एक इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोजिव डिवाइस, एक आईईडी का ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट ने इतना बड़ा गड्ढा पैदा कर दिया जो आईईडी कर नहीं सकता। इसका मतलब है कि वहां पर और कोई एडवांस लेवल का बॉम्ब हमास ने रखा हुआ था। हो सकता है जो एक GBU-B39 है, हो सकता है वो जो एक नया इरानियन जो बॉम्ब हमास ने अपनी लोकल फैक्ट्रीज में डेवलप किया है, हो सकता है वो हो। तो उसने एक क्रेटर क्रिएट किया, उस क्रेटर में इजरायली सोल्जर्स गिर गए, और जब इजरायली सोल्जर्स गिरे हैं उस क्रेटर में, तो वहीं से हमास के फाइटर्स ने कम से कम आप सोचिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उससे उन्होंने गोली चलाई। तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उनके पास गन्स हैं, और इसके बारे में हम कल परसों में कभी बात करेंगे कि जो वेपन्स हमास के पास है इस समय इस लड़ाई में, आपको बता चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी ये एक नया संदर्भ है, एक नई जंग एक तरह से शुरू हो रही है, करो या मरो, आखिरी जंग बहुत लोग इसको मान रहे हैं। तो उसमें क्या हमास के पास जो वेपनरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आज हुआ कि 1 किलोमीटर की दूरी से हमास के फाइटर्स ने लगातार आईडीएफ के सोल्जर्स पे गोली चलाई, उसमें 2 आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए हैं और कई उसमें से घायल हो गए। और ये देखिए, कल जो मैंने खबर एक दी थी कि 12 आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए, तो उसमें हमारे व्यूज कम हो गए। अब मैं आप लोगों से फिर से अपील करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए,
जैसे ही ये वीडियो आपको मिले एकदम से आ जाइए बड़ी संख्या में। शुरुआत के 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी, हर तरह के लोग लगे हैं व्यूज कम करने के लिए। अब देखिए सीधे हम उस विषय पे आते हैं कि अब ये जब जंग चल रही है तो जो स्टारवेशन का वेपन है, कैसे 2 महीने गाजा के लोगों ने गुजारे, किन मतलब, और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो उसको हम कैसे समझें उस चीज को। तो अभी देखिए क्या है, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि स्टारवेशन एज अ पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी भूख को का हथियारीकरण, ये कोई नई बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी आर्मीज ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में रशिया में भी इस टैक्टिक को यूज किया था। बॉस्निया में जो कि बॉस्नियन सिटी था और जिसको पूरी तरह से सर्ब्स ने घेर लिया था, और वहां भी, और बॉस्नियन एक मुस्लिम सिटी था, 1990s की बात कर रहा हूं जब यूगोस्लाविया टूटा था, तो बॉस्नियन सिटी सर्ब्स ने घेर लिया था, वहां भी स्टारवेशन को इस्तेमाल किया गया एज ए वेपन, और वहां भी उनकी हार हुई। तो कॉलोनियल पावर्स का ये पूरा एक वो रहा है कि इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते रहे। और ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ये इंटरनेशनल जो लॉज बने उसमें ये आउटलॉ हो गया, यानी ये हो गया कि अगर स्टारवेशन का इस्तेमाल कोई सेना करती है युद्ध में तो वो वॉर क्राइम है। लेकिन ये इस्तेमाल वियतनाम में हुआ, और वियतनाम में जब हुआ तो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर हैं अर्ल बुट्स, इन्होंने कहा था टाइम मैगजीन को कि फूड इज अ वेपन, यानी खाना एक हथियार है, और इसको जो है हम लोग जब खाना हम डिनाई करते हैं अपने दुश्मन को, और फिर हम उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे नेगोशिएट करते हैं कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, इस बात को यूएस ने माना था। और इजराइल के भी जो लोग थे उस समय, उन्होंने भी ऐसी बातें कही थी जो अब देखिए चरितार्थ हो रही है। और वियतनाम में इस तरह से यूएस ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वियतनाम इतना बड़ा था, फैला हुआ था, नॉर्थ वियतनाम आज़ाद था, साउथ वियतनाम से अमेरिका नॉर्थ वियतनाम से लड़ रहा था, और इसलिए वो संभव नहीं हो पाया कि पूरे नॉर्थ वियतनाम को ब्लॉकेट कर दो। लेकिन काफ़ी एरियाज जो साउथ वियतनाम के, जहाँ पर जो कम्युनिस्ट गुरिल्लास थे जिनसे अमेरिका लड़ रहा था, वो वहाँ थे मजबूती से वियटकॉन्ग्स, तो वहाँ पर अमेरिका ने ज़रूर कोशिश की, वो फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये अभी 18 मार्च का ऑफेंसिव शुरू हुआ था, इसके पहले ये सारी बातें लोगों ने कही थी। स्मोत्रिच ने, ये गांट्स ने भी कही थी, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी मतलब पहले कोई और मिनिस्टर थे, उसके बाद वो हट गए। उसके बाद देखिए जो योव गैलन थे, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे और हट गए, उन्होंने भी कही, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, नो फ्यूल, नॉट इवन अ पिल विल एंटर गाजा, यानी एक मेडिसिन, एक पत्ता दवाई का गाजा में नहीं घुसेगा। उसके बाद जो गियोरा ईलैंड थे, जिन्होंने जनरल्स प्लान बनाया था, उन्होंने भी यही कहा था कि आप स्टार्व करो इनको, और उस तरह से आर्मी को बाद में ले जाओ जब खूब स्टार्व कर लो, वही जो अभी हो रहा है। और दूसरी बात इनका, जो इजराइल ने सोचा था कि वही कि एक कोऑपरेटिव लोकल सिस्टम बनाएंगे, लोकल कुछ क्रिमिनल्स को, क्लैंस को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, और जो एकदम असफल हो गया, वो कहीं से भी सफल नहीं हो पाया। अच्छा, इसके पीछे देखिए, अब इस पे हम आते हैं कि कैसे ये सफल हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है कि कैसे सफल हुआ, उसको पॉलिटिकली समझिए। एक होता है नेशनल विल, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति। अब राष्ट्रीय इच्छा शक्ति को लोग कहेंगे क्या है ये, कैसे है, तो देखिए राष्ट्रीय इच्छा शक्ति आप समझिए 1857 में, जब उस तरह से जैसे आज भारत राष्ट्र नहीं बना था, और बेसिकली अवध और बिहार के सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, और वहां पर जो अवध और बिहार के जो जनता ने जो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति दिखाई, एक साल, डेढ़ साल तक वो लोग अपने पूरे गांव को उजड़ जाना देखते रहे, लेकिन वो टस से बस नहीं हुए, डटे रहे, और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ 1 नवंबर 1858 को, जो इलाहाबाद डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और क्राउन ने सीधे रूल करने की बात कही। तो वो एक बड़ी हार थी, और अवध की जो सारी ज़मीनें जब्त कर ली थी, बिहार के भी बड़े हिस्से की सारी ज़मीनें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर ली थी, वो उनको वापस लौटानी पड़ी। तो ये देखिए जो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति है, और ये बहुत सारे, ये वियतनाम में भी दिखी, आपको कई और जगह भी दिखेगी, अल्जीरिया में दिखी, जब एक
ब्रूटल एक एंटी कॉलोनियल वॉर अल्जीरियन इंडिपेंडेंस की लड़ी गई 1954 से 1962 तक, उस समय भी आपको ये दिखाई पड़ी। तो अभी देखिए जो फिलिस्तीनों की जो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति है, ये एक दीवार की तरह आ गए सामने। और उन लोगों ने कहा कि हम तो अब, जब 7 अक्टूबर के पहले भी फूड इनसिक्योरिटी तो हम झेल ही रहे थे, अब हम और ज्यादा अपने को खड़ा कर लें। इस समय एकता की और दृढ़ता की, स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता की जरूरत है। और उन्होंने इस दृढ़ता में उन्होंने सब चीजों को फेल कर दिया। और आप देखिए इसका ये बहुत ही कलोसल एक एफर्ट जो गाजा की जनता का था। बार बार उनको आप सलाम करिए तब भी कम है कि हॉस्पिटल टूट रहे हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है। इस सब के बावजूद एक चीज है, पेशेंस और एक दूसरे पे विश्वास। और इतना विश्वास कि उनको इतना हर तरह से लुभाया गया। उनके बीच ये भी कोशिश की गई कि हमास के खिलाफ वो लोग चले जाएं, लोकल जनता विद्रोह कर दे। यही इजराइल ने सोचा था कि उनको अगर हम खाने से भी महरूम करेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे। इन सारी सिचुएशन में भी ये ऐसा नहीं हुआ। और पूरे टूल किट के साथ इजराइल चल रहा था। पूरे एक तरह से जो पूरा जो मतलब स्टारवेशन का टूल किट है उसके साथ चल रहा था। उसने हर तरह की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और जो कलेक्टिव डिग्निटी थी, जो एक रेजिस्टेंस पे विश्वास था, रेजिस्टेंस की पॉलिटिकल लीडरशिप पे विश्वास था। देखिए ये एक, मैं वही कह रहा हूं कि वो जो बातें हैं कि हमास ने कैसे खाना पहुंचाया, कैसे ये सारी चीजें, कि वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, उसके बारे में और डिटेल्स आएंगे। लेकिन बेसिकली ये पॉलिटिकल विल का सवाल है कि चाहे कुछ हो जाए हम एक रास्ते पे अडिग रहेंगे, चाहे हम जान हमारी चली जाए। ये जो पूरा एक डिटर्मिनेशन है, इसको समझने की जरूरत है, अपने अंदर पैदा करने की भी जरूरत है। क्योंकि भारत में भी इस तरह की कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें हमें राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर आप देखिए, अब जो हम उस पर आते हैं कि जो 11 पॉइंट्स पे जो लड़ाई जो इस समय गाजा में चल रही है वो क्या क्या है। देखिए, अल करारा, अल जाना, और ये ज्यादातर अभी साउथ गाजा में चल रही। जो नॉर्थ गाजा है बेतलहिया में, उसमें अभी थोड़ा एडवांस रुका हुआ है आईडीएफ का। ये मैंने आपको कल भी बताया था क्योंकि वहां कुछ घटनाएं घट गई। और जो ईस्ट गाजा में जो अल तुफा है उसमें तो घटना घट गई, इसलिए वहां भी रुका हुआ है। साउथ गाजा में जो लड़ाई चल रही है, अल करारा में, अल जाना में, अबू नवेरा स्कूल के पास, अल शहीदा में, अबासन अल कबीरा में, अल औदा में, वादी सबेर में, इरमिधा में, बनी सुहेला में, और अल फाकरी में, खुजा में, और उसके साथ साथ जो करारा एरिया है जहां पर पिछले 3-4 दिनों में हमास ने स्ट्राइक भी किया है, करारा में जम की लड़ाई चल रही है। वहां से करारा से जो किसिफुम एक्सेस है उस तरफ इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो साउथ गाजा का फ्रंट है ये इजराइल के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि उसकी प्लानिंग है कि हम साउथ गाजा में जीत के फिर उधर से नॉर्थ गाजा से जो हमारी सेना नॉर्थ गाजा से नॉर्थ से साउथ फिलिस्तीनियों को ढकेलेगी, तो साउथ में फिर हम उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके फिर उन पर जुल्म ढाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम कुछ एड देंगे, कुछ ये करेंगे। और उसके चलते देखिए इजराइल के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो इजरायली जो पूरी सिचुएशन है वो बड़ी अजीब सी हो गई है। और वो अजीब सी इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ अमेरिका का एक दूसरी तरह का प्रेशर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई से अमेरिका को क्या फायदा, वो एक चल रहा है। हालांकि उसमें ट्रंप बेसिकली नेतन्याहू के साथ है, लेकिन वो एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकता है। और अरब देश भी सब लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि हमास खत्म हो जाए, इजराइल खत्म करते, लेकिन अरब देश भी एकदम से पलट जाते हैं और वो कुछ और ट्रंप से डिमांड करने लगते हैं। क्योंकि अभी ट्रंप पता नहीं $1 ट्रिलियन के ऊपर से वहां से लेके आया है। मेरे ख्याल से 3 ट्रिलियन है, तो मैं एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूं, लेकिन उससे ऊपर वो अरब देशों से पूरा लूट के वसूल के लाया है। और इसलिए देखिए वो अब क्या है, इसमें अरब देश लाख कमजोर हैं। बहुत लोग उनको कहते हैं यहूदियों के बहुत करीब हैं, यहूदी हैं ही वो। हो सकता है भाई, अभी देखिए इन सारी चीजों में बातचीत हो सकती है, लेकिन वो उनके अंदर एक ये है कि वो अपनी जनता का विद्रोह नहीं झेलना चाहते, क्योंकि उनकी जनता तो वो यहूदी नहीं है।
तो जनता का विद्रोह ना हो जाए इसके लिए वो बीच बीच में थोड़ा सा दिखावे के लिए ट्रंप पे प्रेशर डालते हैं, लेकिन उस दिखावे के प्रेशर में कई बार चीजें आगे बढ़ जाती है। तो ये देखिए एक पूरा एक ये जो डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद देखिए जो ब्रिटेन, फ्रांस और इंग्लैंड का जो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का कल स्टेटमेंट आया था कि गाजा में जेनोसाइड रोको वरना हम लोग सैंक्शंस लगा देंगे इजराइल पर, और उसको लेके जबरदस्त राजनीति हो रही है पूरे विश्व में। हमास ने भी उस पर कहा, उसको वेलकम किया है और कहा है कि इसको आप करके दिखाओ तब हम मानेंगे। और इजराइल ने इस पे आपत्ति जताई है, और इजराइल और नेतन्याहू ने कहा है कि ऐसे समय इजराइल को प्रेशराइज करना, ये जबकि इजराइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए लड़ रहा है, ऐसी बातें नेतन्याहू कह रहा है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, और इजराइल को इससे ये मतलब वेस्टर्न मुल्कों को इससे बचना चाहिए। लेकिन जो पूरी एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि देखिए पहले क्या है कि स्पेन, नॉर्वे और स्पेन और नॉर्वे ने पहले कहा कि हम इस चीज से हम इससे इजराइल एक जेनोसाइडल स्टेट है। उसके बाद फिर ब्रिटेन, फ्रांस और एक तरह से जो कनाडा है उसकी भी मजबूरी हो गई कि इस चीज को कहे। अच्छा, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस ने एक तय किया कहने का, फिर अपना कनाडा ने भी कहा, क्योंकि कनाडा का भी यूएस से झगड़ा चल रहा है, तो कनाडा को लग रहा है कि इस तरह से हम यूएस पे भी कुछ प्रेशर डाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें। अब देखिए हम उस खबर पे आते हैं कि यमन ने जो हाइफा का ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि यमन ने पहले जो इलियाद पोर्ट है इजराइल का, उसको बर्बाद कर दिया। पूरा पिछले 2024 की बड़ी कहानी ये थी। इलियाद जो पोर्ट है उसमें $3 बिलियन का नुकसान इजरायलियों को हुआ। 85% उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई जब इलियाद का उन्होंने, क्योंकि रेड सी से सीधे इलियाद माल जाता था। अब हाइफा क्या है कि वो मेडिटेरेनियन सी से भी वहां पर एक्सेस है। तो हाइफा के ब्लॉकेट का मतलब है, जो अभी अनाउंस किया है, कि उधर मेडिटेरेनियन सी पर भी जो जहाज आ रहे होंगे उन पे भी यमन स्ट्राइक कर सकता है। अब ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट से का जो एयर स्पेस है वो यमन ने बंद कर दिया। तो चलिए वो एक बात हुई। फिर अभी वो कह रहा है हाइफा पोर्ट बंद कर देंगे। मतलब इजराइल की इकोनॉमी अगर ये सफल हो गया तो पूरी तरह से टूट जाएगी। और सफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक यमन से कोई टक्कर नहीं ले पाया है। अमेरिका के कितने जहाज, कोई डिनाई कर सकता है, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स आके चले गए, कोई मतलब उनका कोई मतलब नहीं रहा। और इस बड़ी जीत से जो यमन के हौसले बुलंद हुए हैं, अब यमन को रोकने वाला कौन है? अमेरिका रोक नहीं सकता। इजराइल ने बम्बार्डमेंट कर डाला, वो फिर करेगा, सना एयरपोर्ट पे कर देगा, इस पे कर देगा, उसको यमन झेल लेता है, झेलने के बाद फिर वो मारता है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, और यहां तक खबर आ रही है अब कि इजरायली प्लेन्स को कुछ गिराए भी है यमन ने। अब देखिए प्लेन्स गिराने वाली बात बड़ी सेंसिटिव है, तो वो एक अलग चीज है। तो लेकिन ऐसी खबरें हैं कि यमन ने इजरायली प्लेन्स को गिराया है, और वही जैसे मैंने कहा इलियाद पोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए जो अमेरिका और ईरान में जो बातचीत चल रही है, और उसमें जो अमेरिका ने ये कह दिया है कि ईरान अपने को परमाणु रूप से एनरिच नहीं कर सकता, यानी जो अपना यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता। पहले बात हो रही थी कि 37% एनरिच कर सकता है, जो पिछली डील में था, ओबामा वाली डील में। अब इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया तो अमेरिका ने कहा, वो विटकॉफ का बयान आया कल ही, कि 1% भी नहीं। अब उस पर पलटवार जो है खुद सुप्रीम लीडर ने किया, खमेनी साहब ने। उन्होंने कहा कि इस तरह की ये सब बचकानी बातें। अब देखिए, अब ये एक स्टाइल देखिए उनका। उन्होंने कहा ये सब बचकानी बातें, और ये बड़ा एम्बैरेसिंग है कि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर ऐसी बातें करता है बेकार की। तो उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि और यूरेनियम हम क्यों नहीं एनरिच करेंगे, यूरेनियम हम एनरिच करें, हम कुछ भी करें, वो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है, और उस पर किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। और इसी को लेके ईरान में आज एक वीडियो आया, एक बुद्धिजीवी ईरान के हैं, उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि असल में ऐसा है कि ये अभी कह रहे हैं कि यूरेनियम एनरिच मत करो, कल कह देंगे मैथ्स और फिजिक्स मत पढ़ाओ, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने से ही न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने की तरफ इंसान कोई देश बढ़ता है। जो आज कह रहे हैं ये, कल कह देंगे मैथ्स और फिजिक्स बैन कर दो ईरान से।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बस ये वेस्ट चाहता है कि बस ईरान जो है वो नाच कुछ गाना वाना गाता रहे, कुछ कुछ एक दो फिल्में बना दे, कुछ नाचता रहे, बस यही यही चाहते हैं ये लोग। ईस्ट को इसी रूप में रखना चाहते हैं, पूरे पूरे पूरब को ऐसे जाहिल रखना चाहते हैं कि हम ना कुछ पढ़े लिखे, ना हम आगे बढ़ें, ना अपने हथियार बनाएं, ना हम विकसित हों। तो ये पूरा एक बड़ा हमला देखिए, वैचारिक हमला ये ईरान की तरफ से आया। और ईरान की खबर जब चल रही है तो उसमें यह भी आपको बता दें कि जो ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ था, जब 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने जो इजराइल के नेवतीम एयरबेस पे हमला किया था, और भी एयरबेसेस पे किया था, लेकिन नेवतीम एयरबेस की फ्रेश सैटेलाइट इमेजेस आई हैं अभी। उनमें 36 क्रेटर्स मतलब जनरेटेड बाय इरानियन एयर स्ट्राइक। 36 क्रेटर्स वहां पर हुए। तो अब आप सोचिए कि वाकई ट्रू प्रॉमिस 2 जो था उसका क्या इंपैक्ट हुआ था, और ट्रू प्रॉमिस 3 जब होगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि होगा तो है ही। ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर जो टॉक्स हैं उनका जो भी हो, लेकिन ईरान और इजराइल की तो लड़ाई जंग तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें आप देखिए ये जो नुकसान ईरान कर सकता है इजराइल का, वो दिख गया। फिर आप देखिए जो रशिया और जो पुतिन और ट्रंप में बातचीत हुई यूक्रेन को लेके, उसको लेके ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि पुतिन तैयार हैं, और पुतिन मतलब कि पुतिन पीस चाहते हैं। अब उसको लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम वेस्टर्न प्रेस पागल हो गया कि ट्रंप ने तो सरेंडर कर दिया पुतिन के आगे। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। लेकिन सवाल यहां पर यह है, जो रशियन प्रेस से बात आ रही है वो बड़ी सिंपल आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, रशिया की लड़ाई यूक्रेन से तो हो नहीं रही थी, रशिया की लड़ाई हो रही थी पूरे वेस्ट से, पूरा यूरोप उसमें इन्वॉल्व था, और अमेरिका हथियार दे रहा था बाइडेन के अंडर। तो जब लड़ाई का ये डायमेंशन था, पूरा वेस्ट रशिया से लड़ रहा था, तो अब, और ये अघोषित लड़ाई थी, क्योंकि ऑफिशियली तो फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम देश रशिया के साथ वॉर में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यूक्रेन की मदद कर रहे थे। तो अब रशिया ने कहा कि हम लोग जब ऐसी स्थिति में हैं, तो या तो तुम खुली लड़ाई डिक्लेयर करो, और नहीं डिक्लेयर कर रहे हो तो यूक्रेन से कहो सरेंडर करे। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी, क्योंकि इस दोहरी नीति में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि न्यूक्लियर वॉर की पोजीशन आ सकती है, न्यूक्लियर वेपन हमको यूज करने पड़ सकते हैं। और इससे देखिए वेस्ट बहुत ज्यादा घबराता है कि अगर, क्योंकि रशिया के पास ऐसे भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक करते हैं, कुछ कम एरिया, मतलब हिरोशिमा नागासाकी टाइप चीजें, जरूरत नहीं उसको क्रिएट करने की, उससे बहुत छोटे एरिया में वो न्यूक्लियर वेपन यूज करके यूक्रेन को तबाह कर सकता है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, ये देखिए एक मतलब एक इसका जो विकास क्रम है धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलपिंग सिचुएशन है, और इसमें कुछ भी किसी भी तरफ ऊट करवट ले सकता है। अब चाइना और ताइवान के बीच देखिए ये जो पूरा हो रहा है कि 20 से 22 मई तक और उसके आगे भी दोनों एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। और ताइवान को तो पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट है, एशिया पैसिफिक रीजन में वो अपने को मतलब एक तरह से अमेरिका का आउटपोस्ट है, अमेरिका की कॉलोनी है एक तरह से। और चाइना उधर वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। चाइना और रशिया में चाइना और अमेरिका में ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, टैरिफ टॉक्स चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जरा सा भी एस्केलेशन, जरा सी भी ऐसी कोई स्थिति, क्योंकि चाइना देखिए केपेबल है कई फ्रंट पे लड़ने के लिए, तो ताइवान उसके सामने कुछ नहीं है। ताइवान को वो कल जाके चलते हुए कॉन्कर कर सकता है, लेकिन उसमें उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका के बहुत सारे वहाँ बेसेस हैं, युद्ध पोत हैं, और फिलीपींस से लेके थाईलैंड से लेके तमाम देश। लेकिन चाइना ने भी इधर वियतनाम और अपने एलाइज और डेवलप किए हैं। तो इसको लेके देखिए कोई स्थिति बन सकती है गंभीर। फिर आप देखिए सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में मैं कह रहा था आपसे कि आईसिस को आगे बढ़ाना ये ट्रंप का मकसद है, ये अमेरिका का मकसद है। और ये आप देखिए खबर अभी आ गई आज कि एचटीएस सरकार से जब आईसिस की कुछ भिड़ंत हुई, कल भिड़ंत हुई थी, मैंने उसके बारे में रिपोर्ट भी की थी। तो आईसिस से जब भिड़ंत हुई तो सीरिया की जो एचटीएस सरकार है उससे कुछ लोग छोड़ के आईसिस उन्होंने ज्वाइन कर ली है, खासतौर पे एलेप्पो रीजन में, और जो एचटीएस के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। और अब हम आते हैं लेबनान पे। लेबनान में जो स्पीकर नबी बेरी हैं, जो शिया हैं,
उनका बयान भी आया है और इस पर रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बेरूत में, देखिए बालबेक और बेका, ये जो दो एरियाज हैं, इनमें जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, इनमें तो हिजबुल्लाह मजबूत था, शिया एरियाज। बेरूत में चैलेंज था कि बेरूत में ये लोग क्या करेंगे, हिजबुल्लाह क्या करेगा, आइसोलेट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह और अमल, जो एक अमल पार्टी भी है, शियाइट पार्टी, तो हिजबुल्लाह और अमल ने जो कोलिशन बनाया, उसमें इन लोगों ने अपने कोलिशन से 12 मुस्लिम्स और 12 क्रिश्चियंस लड़ा दिए, 12 क्रिश्चियंस भी लड़ा दिए, और 12 मुस्लिम्स में 6 शिया 6 सुन्नी, क्रिश्चियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते, और 24 में से वो 23 सीट जीत गए। ये पूरी परिस्थिति हुई है, ये बेरूत की स्थिति है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस पूरी सिचुएशन में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहीं से भी कमजोर नहीं है। इजराइल का पड़ला जो है वो गिर रहा है, और जो गाजा में पूरी मरने मारने की लड़ाई हो रही है, मैं उसको कहीं भी कम करके नहीं आंक रहा हूं, बड़ी भीषण लड़ाई है, उसमें बहुत अभी कत्लेआम होगा, उसके लिए दोनों साइड तैयार है एक तरह से, और इजराइल ही है जो झिझक रहा है, वरना हमास ने तो पूरी तैयारी कर रखी है। और इजराइल जो झिझक रहा है वो इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे पड़ रहा है, हमास पे नहीं पड़ रहा है। हमास को तो लोग मान चुके हैं कि भाई वो तो मरने मारने के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल पे प्रेशर पड़ रहा है। प्रिजनर्स इजराइल के हमास के पास, इजराइल के पास जो हजारों फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जो जानवरों जैसा सलूक कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उस पर भी बहुत एक बवाल हो रहा है, इजराइल की पोजीशन खराब हो रही है। लेकिन प्रेशर इजराइल पे है, पॉलिटिकल प्रेशर दुनिया का इजराइल पे, तो ये देखिए हमास के लिए बड़ा एडवांटेज है। हालांकि ग्राउंड पे इजराइल के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी, लेकिन वो तो पिछली बार भी थी जो 15 महीने की लड़ाई चली। तो इस पूरे देखिए सिचुएशन पे हम आज का वीडियो एंड करते हैं, कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज का प्रसारण यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।